हेलो गाइस, वेलकम टू एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। दिस इज सूरज कुमार गुप्ता और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट जो है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। और इसके बाद आज की ही इस वीडियो में दो और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरा है एजेंडा 21 और फिर उसके बाद देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो चलिए आज के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में कि यह टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, यानी कि विकास और संसाधन। देखिए, संसाधन और विकास को जब पढ़ते हैं हम तो उसमें देखिए दो पॉइंट जो है आपके संसाधन और दूसरा है विकास, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है कि रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। हमने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि पहले पार्ट में था रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के इस टॉपिक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से 1 नंबर के, 2 नंबर के और फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं इसी टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लंबा ना करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली रेगुलर अपडेट्स या हमारे आने वाली वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिट क्या है, यह कब हुआ था, कहां हुआ था और इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो देखिए ये जो अर्थ समिट हुआ था, यह पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। यह क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, जो कब हुआ था भाई, 1992 में हुआ था। कहां पर हुआ था, देखिए इसको समझते हैं। हेल्ड इन जून 1992, हेल्ड इन जून 1992 इन कहां पर, रियो डी जेनेरो सिटी। देखिए इसी सिटी के नाम पर ही इस अर्थ समिट का नाम रखा गया, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ठीक है, यह कहा क्या है, रियो डी जेनेरो है क्या, यह ब्राजील देश जो है आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसकी एक सिटी का नाम है रियो डी जेनेरो। वहीं पर यह अर्थ समिट रखा गया था। इस अर्थ समिट में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो इनको कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष। जैसे हमारे भारत के कौन हो गए, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी जगह पर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर के अलग अलग देशों का दौरा कौन करता है, प्रधानमंत्री। जैसे मोदी जी है ना, मोदी जी बहुत दौरा कर किए अपने कार्यकाल में। ठीक, तो चलिए यहां पर क्या हुआ भाई, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स वर पार्टिसिपेटेड। कहां पार्टिसिपेट किए थे, किसमें पार्टिसिपेट किए थे, इस अर्थ समिट में। एंड साइंड डिक्लेरेशन ऑफ, क्या साइन किया भाई, घोषणा पत्र। यह क्या होता है भाई, हम कह देते हैं चलो हम ये करेंगे, लेकिन ये हमारी जुबानी होती है। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो वहां पर बिना रिटेन के कोई भी प्रूफ नहीं माना जाता। वहां जुबानी जंग नहीं चलती है, वहां रिटेन जंग चलता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो वहां पर कोई भी, जब हम घोषणा करते हैं या कोई भी वादा करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, डिक्लेरेशन कहा जाता है, घोषणा पत्र। ऑन किस पर भाई, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भाई ग्लोबल क्या होता है, मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए पहली बार 1984 में जब पता चला कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो उस पर एक समिट बुलाया गया और वहीं पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो जैविक विविधताएं हैं उन पर भी डिस्कस किया गया कि किस प्रकार से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उन समस्याओं पर बात किया गया और उनकी समाधान यानी कि उनके सॉल्यूशंस निकाले गए, और यह क्या किया गया,
कब किया गया भाई? जून 1992 में रियो डी जेनेरो, यानी जून 1992 रियो डी जेनेरो सिटी ऑफ ब्राजील में एक समिट रखा गया, जहां पर किस चीज पर बात किया गया, किस चीज पर डिक्लेरेशन साइन किया गया? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर यह बात की गई। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्या हुआ? समिट वाज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स। देखिए हमने अभी आपको बताया अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पर साइन किया गया। इसमें था क्या, ये है क्या भाई, कि जो अभी हमारे सामने एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनवायरमेंट को बचाने की जो समस्याएं हैं, उनके सॉल्यूशंस पे बात किया गया, उनके प्रॉब्लम्स को सामने रखा गया और उन पर डिस्कशन किया गया। और उसके साथ ही साथ यह भी बात रखा गया कि भाई हमारा जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सामाजिक और आर्थिक विकास, वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को भी बचाना है। ठीक है, इस पर क्या किया गया? एड्रेस किया गया, सभी स्टेट हेड ऑफ स्टेट्स को एड्रेस किया गया कि सभी लोग अपने अपने देशों में कुछ ऐसे प्रावधान करें जिनसे कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके और अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कन्विंस कर सके। ठीक है, एट ग्लोबल लेवल, यानी कि किस लेवल पे भाई? वैश्विक स्तर पे। हमें सिर्फ अपने जगह का नहीं देखना, हमें पूरे विश्व की जलवायु परिवर्तन और जो हमारे जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, उन पर भी हमें क्या करना था? चर्चा परिचर्चा करना था। इट इंडोर्स द फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वन सिद्धांत। देखिए यहां पर क्या हुआ, इस समिट में फॉरेस्ट प्रिंसिपल को लागू किया गया। ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, तब तक हमारे वीडियो को बने रहिएगा। और एंड एडॉप्टेड, क्या किया? एडॉप्ट किया। किसको एडॉप्ट किया भाई? एजेंडा 21। किसको एडॉप्ट किया? एजेंडा 21। इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर अचीविंग, किस लिए किया गया भाई? फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 को किस लिए एडॉप्ट किया गया? अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किया गया? वन सिद्धांत को बनाया गया, यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को बनाया गया और एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। तो चलिए लौट के आते हैं फिर से हम लोग इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी में क्या करना था हमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया? फॉरेस्ट प्रिंसिपल को बनाया गया और एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। तो चलिए अब आते हैं लौट करके वापस से फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है। देखिए इस प्रिंसिपल के तहत यहां पर यह फैसला किया गया कि आने वाले समय में प्रत्येक देश, यानी कि ईच कंट्री विल हैव टू प्लांट और ईच कंट्री विल हैव टू कीप इट्स एरियाज 1/3 पार्ट एज अ फॉरेस्ट, यानी कि प्रत्येक देश को अपने देश के कुल एरिया के 33% पार्ट पर वन रखना होगा। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वनों की संख्या को बढ़ाएंगे, और जिनके पास है वो क्या करेंगे? उसे कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होंगे जो हो रहे हैं उन्हें क्या किया जाए? बचाया जाए। जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, इन सब चीजों से हमें बचाना होगा। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास ये क्या है? ठीक है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा एक डिफिनेशन होता है कि अ डेवलपमेंट विच टुक प्लेस विदाउट डैमेजिंग और विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट
यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाते हुए, यानी कि एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाते हुए अपना विकास करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि यदि हमें भविष्य में वृक्षों की आवश्यकता तो पड़ेगी, ऑक्सीजन के बिना तो कोई रह नहीं सकता, इसलिए हमें अब क्या करना है कि पेड़ पौधों को बचाना भी है और अपना विकास भी करते रहना। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड बनाना है, हमें कहीं सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है, और हाईवे के बीच में अगर वृक्ष आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम काट देंगे। हाँ, तो भाई काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या हम उस प्लांट या उस वृक्ष की जगह पर कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। जैसे वृक्ष को हमने काटा तो दूसरा वृक्ष हमें वहां लगाना चाहिए, वहां नहीं तो भाई थोड़ा दूर हटके लगाना होगा, जिससे क्या होगी, हमारे भाई पेड़ों की संख्या तो हमारी बढ़ती रहे, साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट वर्क भी चलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें इसका जो दूसरा पहलू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वह यह है कि हमें भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए वर्तमान में जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहे। क्या करना है भाई, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते रहना, यानी कि जो हमारे यंग वंस है उनको भी आज वर्तमान समय में जो चीजें मिल रही हैं वो उनको भी मिल सके और हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहे। तो देखो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो तोड़ निकल करके आता है वो ये है कि हमें किसी भी चीज का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमारे लिए जरूरी हो, उसका हमें क्या करना है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक हमने आपको दे रखा है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। तो चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिख दिया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट which take place without damaging environment and present development works should take place without compromising the need of फ्यूचर। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, यदि आपके पास बुक हो तो बुक में भी दिया हुआ है, अगर नहीं है तो इसको प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले, जहां जहां हमने अंडरलाइन किया हुआ है और जिन जिन चीजों को हमने बताया इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे जरूर नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और आप लोग नोट करते रहिएगा। अगला टॉपिक हमारा है एजेंडा 21, जो कि निकल के आया है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट से। ठीक, तो देखिए हमने अभी देखा कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स ने मिल करके एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। तो बात ये उठता है, सवाल ये उठता है कि भाई एजेंडा 21 है क्या, एजेंडा 21 है क्या। तो देखिए इसको बढ़ते हैं, यह है क्या, यह एक डिक्लेरेशन है। क्या है, डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया था लीडर्स के द्वारा, उन लीडर्स के द्वारा जिन्होंने 1992 में, कब साइन किया गया था, 1992 में, कहां पर साइन किया गया था, एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कहां पर साइन किया गया था, कब साइन किया गया था भाई, इन 1992, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UNCED।
कब? एट रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जब हुआ तो वहां पे जितने भी लीडर्स थे वो लोग जब मिले तो उन्हीं को कहा गया यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे गए थे तो उनको क्या कहा गया? यूनाइटेड नेशंस। अब उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया इसलिए कॉन्फ्रेंस उसको बोला गया। फिर उसके बाद भाई कॉन्फ्रेंस था किस चीज पर? एनवायरमेंट पर और डेवलपमेंट पर। यानी किस इशू पर कॉन्फ्रेंस किया गया था? एनवायरमेंट पर और डेवलपमेंट। तो ये जो दो टॉपिक हैं इन दोनों ही टॉपिक पर, इन दोनों ही मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस हुआ था सभी देशों का, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यहीं पर एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था या साइन किया गया था। ठीक, इसका एम क्या है? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक सतत पोषणीय विकास को अचीव करना। यानी कि जो सभी देश जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैंने आपको भी बताया पीछे। ठीक है, तो देखिए कॉम्बैट क्या था? यानी कि इसको लड़ाई किससे करनी थी? ठीक है भाई, देखिए कहीं पर लड़ाई अगर होता है तो वहां पर हथियारों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वहां पर लड़ाई था किस चीज पर? भाई इन्वायरमेंट डैमेज, यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये सभी जो समस्याएं हैं इन पर इंप्लीमेंटेशन यानी कि इनमें सुधार करने के लिए ही क्या किया गया था? इसका एम रखा गया था। सबसे पहला क्या था आपका? इन्वायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉइंट इसमें था पॉवर्टी और तीसरा पॉइंट था डिजीज। इन तीनों चीजों पर लड़ाई थी। हमारी लड़ाई थी किस पर? इन्वायरमेंटल डैमेज पर, पॉवर्टी पर और डिजीज से। ठीक है, और कैसे लड़ना था भाई? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि पूरे विश्व एक साथ मिल करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस पर लड़ाई लड़ना था। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे लड़ाई लड़ रही थी भाई? कि हमें सभी के कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना था, यानी कि जो ऐसी चीजें, ऐसे इंटरेस्ट जो सभी देशों की आवश्यकताएं हैं, सभी देशों के नीड हैं, उन पर हमें करना था लड़ाई उनके द्वारा। और दूसरा था म्यूचुअल नीड्स, यानी कि एक दूसरे की आवश्यकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई ऐसा है हम नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है तुम करो, ऐसा नहीं है। सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके करना था। ठीक है, तो कैसे करना था भाई? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब कि प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं उन्हें भी अपना खुद का एजेंडा 21 ड्रॉ करना चाहिए कि भाई हम अपने कार्यकाल में कौन कौन से 21 कार्य करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो एजेंडा 21 का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा और हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जिससे हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार मिलेगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। और इसमें से आपको जो भी हमने अंडरलाइन कराया हुआ है, जो भी हमने टिक लगाया हुआ है, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यदि बुक नहीं है तो यहां से नोट कर लीजिए, अगर बुक है तो कोई बात नहीं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट on any topic you want to the video, please mention that in our comment box, and you can also message us from our WhatsApp number which is given to lower to the screen, and our Gmail, and we will try to resolve that soon. Jai Hind, Jai Bharat, stay home, stay safe, bye bye.